गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 में मैं आपको पहले ही इसके प्रिंसिपल के बारे में बता चुकी हूँ। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के इन ब्रीफ में आपको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इसमें न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, इसमें हम किसकी स्टडी करते हैं? न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं। किस तरह से करेंगे कि जो न्यूक्लियस होता है उसे हम क्या करेंगे, और न्यूक्लियस भी कैसा होना चाहिए? स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई होना चाहिए जो कि एनएमआर स्पेक्ट्रा देते हैं, जो जिनके अंदर स्पिन क्या होगी। और इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि स्पिन एक्टिव क्या होते हैं और स्पिन इनएक्टिव क्या होते हैं। इसके लिए आप पार्ट 2 में फिर से आप देख सकते हैं इसे। तो हम यहाँ पे जो की स्टडी करते हैं वो हम करेंगे यहाँ पे बेसिकली प्रोटॉन की, यानी कि H1 जो है हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर एक ही प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो हम हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को प्रोटॉन ही बोल देते हैं। तो इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को या तो हम H1 NMR बोलेंगे या फिर हम इसे PMR भी बोलेंगे, यानी प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस, दोनों का ही मीन एक ही है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि अगर हम उस न्यूक्लियाई को, स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई, सपोज एज हाइड्रोजन हमने न्यूक्लियाई दिया है, प्रोटॉन को हमने कहाँ रखा है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा था उस वक्त पे तो क्या होता है कि जो ये न्यूक्लियाई होते हैं वो रैंडमली अरेंज्ड होते हैं, मतलब कि स्पिन तो करते रहते हैं लेकिन ये किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी इनका जो फिक्स्ड एक्सेस नहीं होता है, किसी भी एक्सेस में ये रैंडमली अरेंज्ड होते रहते हैं, स्पिन करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम इन्हें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो फिर उस टाइम पे क्या होता है कि इसके अंदर दो टाइप की कंडीशन बनती है कि या तो वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर ले, अपने स्पिन को, या फिर वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट, यानी कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो जाए। जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वाली जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? उस स्टेट को हम बोलते हैं अल्फा स्पिन स्टेट, क्योंकि उसके और वो लोअर एनर्जी की होती है। और जो बीटा स्पिन स्टेट होती है वो कैसी होती है? हायर एनर्जी की होती है। तो मोस्टली जो सारे न्यूक्लियस हैं वो किस स्टेट में आ जाएंगे? अगर हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया है तो वो सभी किस स्टेट में आ जाएंगे? अल्फा स्पिन स्टेट में आ जाएंगे। अब हमें क्या करना है इसमें कि अल्फा स्पिन स्टेट से उन्हें बीटा स्पिन स्टेट में पहुंचाना है, यानी कि हमें उनका उन न्यूक्लियाई का स्पिन को चेंज करना है। तो अब आप क्या करोगे कि इसके लिए हम इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन की रेडिएशंस डालते हैं। तो जो दोनों स्पिन स्टेट है, अल्फा स्पिन स्टेट और बीटा स्पिन स्टेट जो है, इनके बीच में डिफरेंस यदि उस रेडियो फ्रिक्वेंसी से मैच हो जाता है तो उसी वाली कंडीशन को हम बोल देते हैं कि रेजोनेंस है, यानी कि न्यूक्लियस का क्या हो गया? रेजोनेंस हो गया मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे। रेडियो फ्रिक्वेंसी, अगर फ्रिक्वेंसी, दोनों फ्रिक्वेंसी मैच हो जाती है तो, और हमें एक सिग्नल प्राप्त हो जाता है। अब इसी बेसिक के लिए हम देख लेते हैं इसका इंस्ट्रूमेंटेशन, मतलब जिसके अंदर हमें किस तरह से सिग्नल प्राप्त होते हैं। तो इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है वो होता है एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अब क्या क्या होता है इसके पार्ट्स हम देख लेते हैं। देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो एक सैंपल होल्डर होता है। ये सैंपल होल्डर जो होता है वो एक टेस्ट ट्यूब की तरह ही होता है, जिसके अंदर हम सैंपल भरेंगे। जो सैंपल होता है वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है और लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हम इसमें डालेंगे, अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसे सॉल्यूशन फॉर्म में डालना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन फॉर्म के लिए हमें यहाँ पे सॉल्वेंट यूज़ करने हैं। सॉल्वेंट आपके क्या हो सकते हैं? CCl4 हो सकता है, CtCl3। CCl4 मतलब जो सॉल्वेंट है उसके अंदर कोई हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड ले सकते हो या फिर ड्यूट्रेटेड, यानी कि यहाँ पे क्लोरोफॉर्म में से अगर आपने हाइड्रोजन को हटा दिया है, इसकी जगह पे ड्यूटेरियम को अगर आपने प्लेस कर दिया है तो CtCl यानी ड्यूट्रेटेड क्लोरोफॉर्म बन गया। हम इसे भी सॉल्वेंट के रूप में यूज़ में ले सकते हैं। तो अब ये सॉल्यूशन बन गया है जिसे हमने सैंपल होल्डर के अंदर डाल दिया उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को। इस सैंपल होल्डर को हम क्या कर देते हैं कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हमें रखना पड़ेगा इसे। तो यहाँ ये आपको दिखा हुआ है, मैग्नेट दिखा हुआ है। ये जो है बहुत ही हाई स्ट्रेंथ का होता है मैग्नेटिक फील्ड, 23 गॉस का होता है। इसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है? 23 गॉस का है ये। अब हम क्या देखते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो ये है एक RF ट्रांसमीटर। RF ट्रांसमीटर की सहायता से रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर है जहाँ से कि रेडियो वेव्स भेजी जाएंगी। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि रेडियो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हम यहाँ पे फिक्स्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी को यूज़ में लेते हैं, यानी कि हम यहाँ यूज़ करते हैं 60 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो फ्रीक्वेंसी को। और हम मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हम यहाँ पे ये जो हम मेथड यूज़ कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्वीप मेथड, यानी कि हम मैग्नेटिक फील्ड जो हमने लगा रखा है उसकी हम इंटेंसिटी को धीरे धीरे क्या करते जाएंगे? बढ़ाते जाएंगे। और जब उसकी फ्रीक्वेंसी, मतलब ये जो हमने रेडियो फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाएगी तो उस टाइम पे हम उसे फिक्स कर देंगे यहाँ पे। तो इसी वजह से ये देखो यहाँ पे RF ट्रांसमीटर को हमने एक वायर की सहायता से सैंपल होल्डर से अटैच कर रखा है, और फिर इसका जो दूसरा पार्ट है वो डिटेक्टर के थ्रू
होके जा रहा है और डिटेक्टर से यहाँ रिकॉर्डर में जा रहा है। और साथ में यहाँ आपको ये दिख रहा है कि एक मैग्नेटिक कंट्रोलर दिख रहा है। ये मैग्नेटिक कंट्रोलर भी एक वायर की सहायता से किससे जुड़ा हुआ है, मैग्नेट से जुड़ा हुआ है। मैग्नेटिक कंट्रोलर का क्या काम है, मैग्नेटिक कंट्रोलर का काम यही है कि हम मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को यहाँ से डिसाइड करेंगे कि मतलब हम पहले क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड देंगे, उसकी स्ट्रेंथ को हम धीरे धीरे करके बढ़ाते जाएंगे और जब उसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ये हमारे रेडियो फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाएगी उस टाइम पे हम फिर से उसमें फिक्स कर देंगे। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी जो होती है, ये दोनों ही पार्ट किससे अटैच हो रहे हैं, यानी कि हमारा RF ट्रांसमीटर डिटेक्टर से और हमारा मैग्नेटिक कंट्रोलर जो है वो यहाँ से रिकॉर्डर में अटैच है। और फिर ये डिटेक्टर जो है उसे हमने किससे जोड़ दिया है, रिकॉर्डर से जोड़ दिया है और इसी रिकॉर्डर के अंदर ही हमें NMR का सिग्नल प्राप्त होता है। ये जो हमने दिखाया है ये एक हमें NMR का सिग्नल प्राप्त हुआ है। ग्राफ जो प्लॉट हुआ है वो किस में है, इंटेंसिटी ऑफ रेडियो वेव से आई है और साथ में यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है आपकी और यहाँ हमें जिसमें सिग्नल प्राप्त होता है वो सिग्नल आपको दिखाया गया है। ये एक NMR सिग्नल है। तो ये जो मैंने आपको बताया है ये सब NMR का इंस्ट्रूमेंटेशन है, यानी कि जो हम यूज़ करते हैं वो है NMR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो ये NMR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का स्ट्रक्चर आपको बता दिया है यहाँ पे ग्राफिकली। अब हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टर्म आती है केमिकल शिफ्ट। केमिकल शिफ्ट क्या होती है, तो केमिकल शिफ्ट का मीन होता है पोजीशन ऑफ सिग्नल्स, यानी कि जो हमें सिग्नल्स मिलते हैं, क्या है इसमें कि जो हमें सिग्नल्स मिलेंगे वो हमें कहाँ मिलते हैं, मतलब उनकी पोजीशन क्या होगी। तो इसके लिए आपको सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो डेफिनेशन क्या लिखी हुई इसमें, द शिफ्ट इन दी पोजिशन ऑफ PMR सिग्नल, PMR यानी प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस का जो सिग्नल हमें प्राप्त हुआ है, कंपेयर्ड विद अ स्टैंडर्ड सब्सटेंस। स्टैंडर्ड सब्सटेंस हम यहाँ पे यूज़ में लेते हैं TMS, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी, टेट्रामिथाइल साइलिन। रिजल्ट ऑफ शील्डिंग एंड डी शील्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रेफर टू एज केमिकल शिफ्ट। ये आपको केमिकल शिफ्ट की डेफिनेशन बताइए कि केमिकल शिफ्ट क्या होती है, कि कोई भी स्टैंडर्ड सब्सटेंस है उसके रेफरेंस में, उसके कंपैरिजन में हमें किसी भी कंपाउंड से जो PMR सिग्नल मिलते हैं उनकी जो पोजीशन होती है उसी को ही हम क्या बोल देते हैं, केमिकल शिफ्ट बोल देते हैं। लेकिन जो ये यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजी हो रही है, आपने देखा शील्डिंग और डी शील्डिंग। अब केमिकल शिफ्ट को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि शील्डिंग और डी शील्डिंग जो है वो क्या चीज़ है। तो हम इसे देखते हैं। देखिए, द यूटिलिटी ऑफ NMR इज़ दैट ऑल प्रोटॉन्स डोंट शो रेजोनेंस एट सेम फ्रीक्वेंसी। इसमें यूटिलिटी ऑफ NMR क्या है कि देखो प्रोटॉन है, प्रोटॉन हम यहाँ पे प्रोटॉन की ही स्टडी कर रहे हैं PMR में, तो प्रोटॉन तो एक ही जैसा होता है, प्रोटॉन जो होता है वो तो एक ही होता है, लेकिन ये प्रोटॉन फिर भी हमें अलग अलग सिग्नल NMR सिग्नल क्यों प्राप्त होते हैं उस प्रोटॉन के। तो इसमें यही बताया गया है कि हमें वो अलग अलग सिग्नल इसीलिए प्राप्त होते हैं क्योंकि जो प्रोटॉन तो एक ही है लेकिन उसके चारों ओर का जो इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट होता है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि वो प्रोटॉन जो होता है वो अलग अलग ग्रुप से अटैच होता है। तो हम क्या देखते हैं, आपको क्या बताया कि ऑल प्रोटॉन्स डोंट शो रेजोनेंस एट सेम फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस प्रदर्शित नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज इट इज़ सराउंडेड बाय पर्टिकुलर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स which vary from atom to atom, so they exist in slightly different electronic environment from one another। क्योंकि एक दूसरे से क्या होता है, प्रोटॉन के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का एनवायरनमेंट जो होता है वो डिफरेंट होता है, तो इसी की वजह से ही हमें डिफरेंट जो प्रोटॉन्स होते हैं वो किस में देंगे, हमें अलग अलग NMR सिग्नल देते हैं। पोजिशन ऑफ सिग्नल्स इन स्पेक्ट्रम हेल्प्स अस टू नो नेचर ऑफ प्रोटॉन्स। और हमें जो NMR स्पेक्ट्रम में जो सिग्नल मिलता है वो हमें क्या बता देता है कि नेचर ऑफ प्रोटॉन के बारे में, कि प्रोटॉन किस टाइप का है, जैसे एरोमेटिक भी हो सकता है, एलिफेटिक हो सकता है, तो किस टाइप का प्रोटॉन है। तो अलग अलग टाइप के प्रोटॉन्स जो होते हैं उनका सिग्नल भी हमें अलग अलग ही प्राप्त होता है, एंड दे एब्जॉर्ब एट डिफरेंट फील्ड स्ट्रेंथ, और ये अलग अलग ही फील्ड स्ट्रेंथ पे एब्जॉर्ब करते हैं। देखिए यहाँ, when a compound is placed in a magnetic field, अगर आपने क्या किया
एक कंपाउंड लिया और उसे कहाँ प्लेस कर रखा है, एक मैग्नेटिक फील्ड में आपने प्लेस कर रखा है। द इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द प्रोटॉन्स ऑल्सो जनरेट अ मैग्नेटिक फील्ड कॉल्ड इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। आपने क्या किया, एक कंपाउंड को आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, लेकिन हम वहाँ पे प्रोटॉन की स्टडी करेंगे, लेकिन प्रोटॉन के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या कर लेते हैं, वो भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, क्योंकि वो कैसे हैं, चार्ज स्पीसीज है, नेगेटिव चार्ज है उसके पास, और वो भी अगर हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है तो वो भी स्पिन कर रहे हैं, और फिर स्पिन करने की वजह से उनसे भी एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा जिसे हम बोलेंगे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। अब ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ये दो तरह से इफेक्ट कर सकता है। जो हमने एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगाया है उसे ये रीइंफोर्स भी कर सकता है, यानी उसकी डायरेक्शन में भी अलाइन हो सकता है, और साथ में यानी सपोर्ट भी कर सकता है और अपोज भी कर सकता है। तो 2 टाइप के केस यहाँ पे अराइज होंगे। फर्स्ट हम केस देख लेते हैं कि इफ़ द इंड्यूस्ड फील्ड अपोजेस द अप्लाइड फील्ड। पहला क्या केस है कि अगर इंड्यूस्ड फील्ड जो है वो अप्लाइड फील्ड को अपोज कर रही है तो क्या होगा, द इफेक्टिव फील्ड स्ट्रेंथ एक्सपीरियंस्ड बाय द प्रोटॉन्स डिक्रीजेस। देखिए यहाँ पे ये हमने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगाई है, इलेक्ट्रॉन से जो हमें इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो अगर इसको अपोज कर रहा है तो हमारे पास जो इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड है, जो प्रोटॉन जिस मैग्नेटिक फील्ड को पहले फील करते अब उतना फील ना करके इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें प्रोटॉन जो है उसको इसी वाले मैग्नेटिक फील्ड को देना पड़ेगा। तो इसकी वजह से अब हमें क्या करना पड़ेगा कि ग्रेटर अप्लाइड फील्ड इज़ रिक्वायर्ड फॉर द एक्साइटेशन ऑफ प्रोटॉन टू हायर लेवल। जब इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड अब घट गया है इस वाली कंडीशन में, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, मैग्नेटिक कंट्रोल की सहायता से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को आपको बढ़ानी पड़ेगी, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो इस वाली कंडीशन में हम इन प्रोटॉन्स को बोलते हैं शील्डेड, और जो ये एब्जॉर्प्शन होता है वो कहलाता है अप फील्ड, क्योंकि हमने मैग्नेटिक फील्ड हमें क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। हमारा इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड कम हो गया है, लेकिन हमें क्या करना है, उसे बढ़ाना होगा, इतना बढ़ाना होगा। तो इसकी वजह से ग्रेटर अप्लाइड फील्ड की ज़रूरत है, तो इसलिए ये कहलाता है अप फील्ड। इस टाइप का एब्जॉर्प्शन अप फील्ड कहलाएगा। और जो ये प्रोटॉन्स जो होते हैं जो इस तरह का बिहेवियर शो करेंगे उसे हम बोलेंगे शील्डेड प्रोटॉन्स। अब आप ये भी देखिए, शील्डेड का मतलब क्या होगा, ऐसे प्रोटॉन जो शील्डेड है, किससे शील्डेड होंगे, इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट से शील्डेड है, यानी कि जिनके इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट है, जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट अपोज तभी होता है जब उसके चारों ओर, उस प्रोटॉन के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट, रिच इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट में वो प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो इन्हें शील्डेड प्रोटॉन्स बोल देते हैं। अब सेकेंड कंडीशन हमारी आती है कि इफ़ द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड रीइंफोर्सेस यानी सपोर्ट करते हैं, द अप्लाइड फील्ड को सपोर्ट करे, अगर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में आ जाए तो हम क्या देखेंगे कि इफेक्टिव फील्ड स्ट्रेंथ एक्सपीरियंस्ड बाय द प्रोटॉन इंक्रीजेस। अब हमारा इफेक्टिव फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दस स्मॉल एक्सटर्नल फील्ड विल बी नीडेड फॉर फ्लिपिंग द स्पिन ऑफ द प्रोटॉन। अब प्रोटॉन की स्पिन को फ्लिप करने के लिए हमें स्मॉल एक्सटर्नल फील्ड देना पड़ेगा। सच प्रोटॉन्स आर सेड टू बी डी शील्डेड। इस वाली कंडीशन में जो प्रोटॉन्स होते हैं उन्हें डी शील्डेड बोलते हैं, और इस टाइप का एब्जॉर्प्शन कहलाता है डाउन फील्ड। अब हम यहाँ इसके डायग्राम से देखते हैं। देखिए, सपोज ये आपका अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो है इलेक्ट्रॉन्स का, वो अगर इसी वाली डायरेक्शन में हो रहा है, इसे रीइंफोर्स कर रहा है, तो हम क्या देखते हैं, इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। कि हमें चाहिए कितना, हमें चाहिए इतना, हमें केवल प्रोटॉन को अगर फ्लिप करना है, उसकी स्पिन को चेंज करना है, तो स्पिन को चेंज करने के लिए, फ्लिप करने के लिए हमें तो चाहिए इतना ही मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन वो प्रोटॉन जो है वो फील कर रहा है इतना। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा इतना करने के लिए। तो हम मैग्नेटिक कंट्रोलर की सहायता से मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेंगे, डाउन करेंगे, और ये कहलाता है हमारा इसी वजह से डाउन फील्ड। इस टाइप के प्रोटॉन्स डी शील्डेड हैं, और ये जो एब्जॉर्प्शन है वो कहलाता है डाउन फील्ड, क्योंकि हमने इस टाइम पे क्या किया है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को घटाया है, कम किया है, डाउन किया है। तो बच्चों, हमने आज क्या देखा है, इंस्ट्रूमेंटेशन देखा है NMR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का। इसके साथ ही हमने 2 टर्मिनोलॉजी देखी है,
शील्डिंग एंड डी शील्डिंग, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। इन्हीं की वजह से ही हमने केमिकल शिफ्ट जो है, क्योंकि केमिकल शिफ्ट की डेफिनेशन में ये दोनों चीज़ें आ रही हैं कि पोजीशन ऑफ सिग्नल हमें कहाँ मिलेगा। केमिकल शिफ्ट कुछ नहीं है कि हमने एक रेफरेंस, जो स्टैंडर्ड रेफरेंस चूज़ कर रखा है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन चूज़ कर रखा है, जिसके रेफरेंस में ही हमें देखना है सिग्नल अलग अलग प्रोटॉन्स के, तो उसकी पोजीशन को निकालने के लिए ही हमने ये दो टर्मिनोलॉजी देखी है। तो आई होप बच्चों आज आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इसका फर्दर जो पार्ट होगा हम वो आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक थैंक यू।